समय पहले की ही तो बात है, जब आजमगढ़ में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रमेश रहता था। वह अपने घर में अकेला था। वह जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था। वैसे तो रमेश बहुत ही हंसमुख टाइप का व्यक्ति था। लोगों से बतलाने में बहुत आगे, हर किसी की बातों में घुल मिल जाता था। आइए देखते हैं एक राजकुमारी के हाथों रमेश की जिंदगी कैसे बदलती है। रोज की तरह रमेश आज भी रोजी रोटी की तलाश में जंगल में जा रहा है। कब से चला आ रहा हूं, मगर कहीं पर भी कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। अरे यह लकड़ियों का गट्ठर किसका है? किसी का भी हो, ये मेरे आराम करने के लिए सही है। थोड़ा आराम कर लेता हूं। वैसे भी काफी अंदर आ गया हूं। मुझे डर है कि कहीं कोई शिकारी जानवर ना आ जाए। आराम करते हुए थोड़ी देर बीतती है कि तभी उसे कुछ झाड़ियां हिलती हुई दिखाई देती है। पहले तो वह थोड़ा सा घबराया, मगर फिर हिम्मत बांधकर खड़ा हुआ। अरे ये पौधे क्यों हिल रही हैं? और वो भी इतनी तेज। चलो देखता हूं कि क्या चक्कर है। तभी वह पूरी हिम्मत से उस झाड़ी के पास जाता है और जैसे ही झाड़ी को साफ करता है तो वह देखता है कि वहां पर एक सुंदर सा हिरण है। अरे तू तो बस एक मामूली सा हिरण है। मुझे तो लगा था कि कोई बड़ा शिकारी जानवर है, मगर नहीं, तू तो इतना छोटा है कि तू मेरा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। हाँ, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना सुनकर रमेश को एक झटका सा लगता है। वह सोच में पड़ जाता है कि एक जानवर इंसान की आवाज में कैसे बोल सकता है। अरे क्या चीज हो तुम तो एक मामूली से जानवर हो, तो तुम इंसानों के जैसे कैसे बात कर सकते हो? मैं कोई मामूली हिरण नहीं हूँ और मैं हमेशा से हिरण भी नहीं। मेरा नाम चारुलता है और मैं एक श्रापित राजकुमारी हूँ। मुझे एक हवसी ढोंगी तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से ऐसा बना दिया। तब से सिर्फ तुम ही हो जो मुझे सुन पाया है। लगता है ईश्वर ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम ये सब क्या कह रही हो? सुनना चाहते हो तुम कि मेरे साथ ये सब कैसे हुआ? तो सुनो। मैं राजा उग्रसेन की बेटी राजकुमारी चारुलता हूँ। एक समय में मैं भी अपने परिवार और अपनी सहेलियों के साथ बहुत खुश थी। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी मेरी खूबसूरती। मैं पूरे आर्यावर्त में सबसे सुंदर कन्या थी। मुझे जो देखता था वह दीवाना हो जाता था। एक दिन पिताजी ने राज्य में घोषित किया कि उनका कोई पुत्र ना होने के कारण उन्होंने सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। यह बात मेरे सेनापति को पसंद नहीं आई। पूरी जिंदगी मैंने इसकी इतनी सेवा की और यहाँ राज्य उस राजकुमारी को सौंप रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राजकुमारी के जीते जी तो ये राज्य मेरे नाम नहीं होगा, इसलिए इस राजकुमारी को ही रास्ते से हटाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद राज्य में एक यज्ञ होने वाला था। उसके लिए एक पंडित को बुलाया जाता है और उस पंडित को सेनापति बुला के लाता है। उस पंडित को सब लोग अजीब तरीके से देख रहे थे। अरे सेनापति, ये कैसा पंडित है? ये तो काले वस्त्र धारण किए हुआ है। हाँ महाराज, ये कोई साधारण पंडित नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। देखना आपका यज्ञ इसके हाथ से कितनी जल्दी सफल होगा। राजा उसकी बातों में आ गए। फिर यज्ञ चालू हुआ और यज्ञ बहुत ही अच्छे से सफल हुआ। महाराज खुश होकर उसको ढेर सारा खजाना देते हैं। अरे पंडित जी, ये मेरी बेटी है, इसको आशीर्वाद दीजिए, इसको अच्छा वर मिले। इसके लिए आपको राजकुमारी को मेरे साथ मेरे स्थान पर भेजना होगा। वहां मेरे यहाँ एक बहुत ही पवित्र यज्ञ हुआ है, तो यज्ञ पर तो राजकुमारी को जाना ही होगा और साथ में सेनापति को भी भेजो। राजा सेनापति के साथ मुझे भेज दिए। वहां जाने के बाद ठीक है पंडित जी, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें खजाना भी मिल गया और इतनी खूबसूरत राजकुमारी भी। अब मैं चलता हूँ। आज के बाद मेरे राज्य के पास गलती से भी मत भटकना। यह सुनकर मैं तो दंग रह गई। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। सेनापति वहां से चला गया। ये सब क्या है? पंडित जी, आओ मेरी बाहों में समा जाओ। मैं तुम्हारा
कितने दिनों से इंतजार कर रहा था। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें मेरा होना पड़ेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे जाने दो। देखो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे अपना नहीं बना सकते। मेरे करीब भी मत आना। इतनी खूबसूरत लड़की को कोई पागल ही छोड़ेगा। फिर पंडित मुझे छूने के लिए मेरे पास आता है। जैसे ही वह मुझे छूने की कोशिश करता है और मैं उसे जोर से धक्का दे देती हूँ, वह दूर जाकर गिरता है। ऐसा कई बार हुआ। वह मेरे जैसे ही करीब आता और मुझे छूने की कोशिश करता। मैं उसे धक्का देकर दूर फेंक देती। ऐसा बार बार होने के कारण उसको काफ़ी चोटें आईं, जिस वजह से वह काफ़ी गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर अपनी काली तांत्रिक शक्तियों से मुझे एक हिरण बना दिया। तब से मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। पता नहीं मेरे माता पिता कैसे होंगे, मुझे लेकर कितन परेशान होंगे। पता नहीं उस कमीने सेनापति ने उनके साथ क्या किया होगा। इतना सुनकर रमेश काफी दुखी हो जाता है। वह उसे जंगल में अकेला न छोड़कर अपने घर ले आता है। और कुछ घास खाने को देता है, फिर कुछ सोचने लगता है। फिर वह उसे लेकर जंगल की तरफ चल देता है। चलते चलते वह एक ऋषि जी के पास पहुंचता है। प्रणाम ऋषिवर, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। फिर रमेश ऋषि जी को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो यह बात है। मैं उस ढोंगी को अच्छे से जानता हूँ। वह काफी शक्तिशाली है। काली शक्तियां उसके पास भरी पड़ी हैं, मगर बुराई कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अच्छाई के सामने उसे हारना पड़ता है। तुम एक काम करो, मेरे लिए वन से कुछ सूखी लकड़ियां ले आओ। मुझे एक यज्ञ करना है। फिर रमेश कुछ ही देर में वन से सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लाता है। फिर ऋषि जी एक भयानक यज्ञ करते हैं। काफी देर तक यज्ञ में आहुति डालने के बाद उस यज्ञ से एक बहुत ही सुंदर आम निकलता है। वह देखने में इतना सुंदर और मीठा लग रहा था कि किसी का भी मन उसे खाने को करने लगे। ये लो रमेश, काफी मेहनत करने के बाद आखिर हमें अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। इस सुंदर से आम को तुम अपने पास छुपा कर रख लो और उत्तर की तरफ घने जंगल में तुम्हें एक पुरानी गुफा मिलेगी। तुम उस गुफा के सामने इस आम को रख देना। फिर इस आम की खुशबू से उस गुफा से एक जींद बाहर आएगी। वह इसके लिए तुम्हें कुछ भी वरदान देने के लिए तैयार हो जाएगा। तुम उससे कहना कि यह फल मैंने उसके लिए भेजा है। फिर वह उसके बदले तुम्हें कुछ देगा। फिर तुम्हें आगे क्या करना है वह तुम्हें खुद बता देगा। अब तुम जाओ और अपना ख्याल रखना। फिर रमेश घने जंगलों से होकर उत्तर की तरफ उस गुफा की तलाश में चल देता है। काफी देर के बाद उसे वही गुफा दिखती है। वह उस आम को अपने पॉकेट से निकालकर उस गुफा के ठीक सामने रख देता है। तभी थोड़ी देर में सच में वहाँ पर एक जिन प्रकट होता है। अरे तुम कौन हो और तुम्हें ये दिव्य तेज वाला आम कहाँ से मिला? तुम मुझे यह आम दे दो, इसके बदले तुम मुझसे चाहे जो मांग लो। मुझे ऋषि दुर्वासा ने ये फल देकर भेजा है। पूज्यवर ऋषि दुर्वासा ने तुम्हें यहाँ भेजा है। मैं समझ गया तुम्हें क्या देना है। फिर वह जादू से एक बहुत ही दिव्य और चमकती हुई एक नागमणि प्रकट करता है। ये लो, ये हमारे यहाँ की सबसे कीमती मणि है। इसे लेकर उत्तर दिशा की तरफ एक झील है, वहीं पर जाओ, वहाँ पर इसे रख देना। एक परी आएगी इसे लेने, उससे उसके परी लोक का भयानक खंजर मांग लेना। काफी देर तक चलने के बाद वह उस झील के पास पहुंच जाता है। वह झील सच में सुंदर थी। आसपास कोई इंसानी बस्ती नहीं थी, बस एक सामान्य झरने की आवाज। फिर रमेश जैसे ही उस मणि को पॉकेट से निकालकर जमीन पर रख देता है, तभी मणि की चमक का पीछा करते हुए वहाँ पर एक परी आती है। हे मानव, तुम मुझे ये दिव्य मणि दे दो।
ये मेरे परीलोक की शोभा बढ़ाएगी। इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए बोलो। इतनी कीमती चीज के बदले तुम्हें भी कीमती चीज चुकानी पड़ेगी। मुझे तुम्हारे परीलोक का वो अमोघ और भयानक खंजर चाहिए। फिर उस परी ने अपने जादू से एक खंजर प्रकट किया और रमेश को दे दिया। रमेश उस खंजर को लेकर अपनी वापस की यात्रा पर चल देता है। ये लो प्रभु, मुझे यात्रा से यह मिला है। वह अपने गांव ऋषि जी के पास पहुंच जाता है। फिर वह सब उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक सबको एक साथ देखकर कुछ समझ नहीं पाता। अरे ऋषि दुर्वासा, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। तुम लोग मुझे मारोगे। ऋषि, तुम पहले भी कई बार कोशिश के चुके हो। तुम क्यों बार बार मुझसे पंगा लेने आ जाते हो? मुझे कोई नहीं मार सकता। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं। तभी ऋषि जी रमेश को आदेश देते हैं और रमेश उस खंजर से तांत्रिक के ऊपर प्रहार कर देता है और उसी वक्त वह तांत्रिक तड़प के मर जाता है। जैसे ही तांत्रिक मरता है, चारुलता अपने इंसानी रूप में आ जाती है। वह सच में बहुत खूबसूरत होती है। रमेश उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। फिर वह सब राजकुमारी के साथ उसके राज्य जाते हैं। राजकुमारी अपने माता पिता से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और सारी बातें अपने पिताजी को विस्तार से बता देती है। इतना सुनकर राजा उग्रसेन अपने सेनापति को उम्र कैद देकर उसे काल कोठरी में बंद करवा देता है और रमेश की बहादुरी देखकर राजा अपने राज्य की एक सुंदर लड़की का विवाह रमेश से कर देता है। रमेश लड़की को पाकर बहुत खुश हो जाता है। सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बीतने लगते हैं।